तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के पाठ 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसकी हम लोग VVI वन शॉट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठे, और जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख ले, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है विशाल यूडू हब। अब हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो जो रॉबर्ट ओवन था वो कहाँ का निवासी था, तो वो ब्रिटेन का निवासी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा मैजनी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा मैजनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो इसका आंसर होगा नेपोलियन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, इसका आंसर होगा मैजनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। तो इटली के एकीकरण की तलवार कौन था, तो इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग का जो इटली और जर्मनी है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर होगा यूरोप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका आंसर होगा निरंकुश शासन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा रूसो को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की, तो संविधान सभा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर होगा 4 अगस्त 1789। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई।
फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा यूनान को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा तुर्की को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर होगा यूनान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिस्मार्क क्या था? तो जो बिस्मार्क था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? यानी बिस्मार्क जो है वो बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ, यानी कब बना? तो इसका आंसर होगा 1862 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका आंसर होगा हीगेल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1815 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा मेटरनिख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर होगा प्रशा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका आंसर होगा 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन जो थे वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना करते हैं? तो इसका आंसर होगा राइन संघ। राइन संघ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ग लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर होगा 1804 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख क्या था? तो इसका आंसर होगा घोर प्रतिक्रियावादी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1848 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेजनी नेशन
1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया? तो मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था की गठन करते हैं? तो इसका आंसर होगा यंग यूरोप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जालबेराइन एक संस्था थी। तो जालबेराइन एक संस्था थी, इसका आंसर होगा व्यापारियों की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जालबेराइन की स्थापना किस राज्य में ने की? तो जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका आंसर होगा प्रसा ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा क्या है? इसका आंसर होगा मैग्यार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कोथुस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हनोई समझौता कब हुई थी? तो हनोई समझौता कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1946 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेडोवा का युद्ध किसने मध्य हुआ था? यानी सेडोवा का युद्ध किनके मध्य यानी किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा प्रसा और फ्रांस के बीच। यानी सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच। लेकिन वही सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका आंसर होगा तुर्की की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1853 से 54 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1810 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे।
इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मारियान किस देश का राष्ट्रीयवाद का प्रतीक है। तो मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था। तो इंग्लैंड का कौन सा कवि था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था, तो नाविक था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा सेडान में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसका आंसर होगा सेडान का युद्ध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान शासक थे यानी कहाँ के शासक थे, तो इसका आंसर होगा मैसूर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी अभी ऊपर हम लोग देखे चलो कि पेशे से वो नाविक था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की प्रशासन स्थापित हुआ। यानी 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ, तो इसका आंसर होगा
संवैधानिक राजतंत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जल बेराइन संबंधित था। तो जल बेराइन संबंधित था, किससे संबंधित है जल बेराइन, तो इसका आंसर होगा व्यापारियों से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जिनेवा संधि कब हुई। तो जिनेवा संधि कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1954 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ए 1815 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, तो इटली का एकीकरण में इन सब का क्या था, योगदान था, पूर्ण योगदान था। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, इसका भी आंसर हम ऊपर बता चुके हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट करें। हम इसलिए डबल क्वेश्चन कोई रखे हैं ताकि हम पूछे तो आप लोग कमेंट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजतंत्रों की पूर्ण स्थापना करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1789 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था। तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था, तो इसका आंसर होगा जर्मनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कोसुत का संबंध किस देश से था। तो कोसुत का संबंध किस देश से था, तो इसका आंसर होगा हंगरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ। तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का
सम्राट बना, तो इसका आंसर होगा जर्मनी। तो हम लोग पार्ट 1 जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके हम लोग ऑल VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं लोग। और जो भी लोग इतना ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर किसी भी छात्र या छात्रा को ये जो हम PDF से पढ़ा रहे हैं, ये PDF अगर फ्री में चाहिए तो आप हमारे ये मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दें, ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स फ्री में मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।